आज तो इंटरनेशनल मीडिया में सिवाय ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ बिटवीन द एंटायर प्रेस, वहाँ पे डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे, प्रेसिडेंट ट्रंप और डीजे वैंस वाइस प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को ट्रीट किया, डिप्लोमेट्स की तो यूँ कहना चाहिए धज्जियाँ उड़ा के रखती हैं. हाउ डू यू इंटरप्रेट इट? Thank you very much. To begin with, I think it's very interesting. लेकिन उसके साथ साथ बहुत इसके दूररस असरात भी हैं. वो इसलिए कि हमें सबको मालूम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन तो है नहीं, न ही उनको इतनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ का पता है. दूसरा बहुत टेम्परामेंटल भी हैं और एब्रप्ट भी हैं. Or he sometimes says things the way they are. So I look at it from that point of view. Okay, he very straightforwardly told Zelensky, you know, how the things were. जैसे उन्होंने बहुत करेक्टली कहा कि देखें, अगर बेसिकली अमेरिका और यूरोप की सपोर्ट ना होती तो प्यूटन के लिए तो शायद 3 दिन से कम की बात थी. सो इसमें अब आप ये देखें कि वो एक तरफ ये भी रिकग्नाइज कर रहे हैं कि रशिया जो है वो एक रेजिस्टेंट पावर है, और ये बात अगर पीछे इसके वेस्टर्न पावर्स ना खड़ी हों, पर्टिकुलरली अमेरिका ना खड़ा हो, तो वो ना सिर्फ बात फिर यूक्रेन तक तो नहीं रुकती है. उसमें फिर पूरे यूरोप की सिक्योरिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है, जिसकी वजह से पहले भी यूरोपियंस जो हैं वो थोड़े से ऑलरेडी, खास तौर पे ट्रंप साहब से तो काफ़ी अब वो अपसेट हैं, क्योंकि ट्रंप साहब ने तो यूरोपियंस को भी कहा है कि जी कोई फ्री राइड नहीं है और आप सिक्योरिटी को फॉर ग्रांटेड ना लें. सो इफ वी हैव टू पे देन वी वांट समथिंग इन रिटर्न. तो यही बात उन्होंने ज़ेलेंस्की साहब को भी कही है कि आपको पता है कि वो मिनरल डील में बहुत इंटरेस्टेड है. अगर मिनरल डील में इतने इंटरेस्टेड हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और हम देख रहे हैं कि वो उसको मुस्तकिल पुश कर रहे हैं, तो दिस वाज नॉट द वे टू गेट इट डन, बिकॉज उसके बाद उन्होंने उस डील को अपेरेंटली साइन भी करना था. एक उन्होंने जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग भी करनी थी, जिसको किए बगैर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वहाँ से चले गए. क्या ये डिप्लोमेटिकली ठीक तरीका है अपनी रिजर्वेशंस शो करने का इन फ्रंट ऑफ द एंटायर प्रेस? मतलब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ, अगर आपने अपने टर्म्स पे भी किसी को लेके आना हो तो देयर आर वेज टू डू इट. सो हाउ लॉन्ग कैन प्रेसिडेंट ट्रंप कैन गेट अवे विद द फैक्ट कि वो इन नाइसिटीज़ में बिलीव नहीं करते? डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल भी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, जैसे कि हम सब जानते हैं. और इस इवेंट को ख़ास तौर पे अगर हम आइसोलेशन में देखेंगे, एक आइसोलेटेड इवेंट के तौर पे देखेंगे, तो शायद हमें समझ में नहीं आएगा. हमारे पास इस इवेंट में 2 तो परफॉर्मर जो हैं वो बैठे हुए हैं, और इसमें भी वेस्ट में बात हो रही है कि क्या ये स्टेज था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी 14 सीज़न उन्होंने किए हुए हैं एक रियलिटी शो के, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं वो भी कॉमेडियन रहे हैं और एक्टर भी रहे हैं. तो क्या स्टेज था, क्या नहीं स्टेज था, ये भी बहरहाल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के उसमें आ जाता है. लेकिन उससे भी बढ़कर के वहाँ बात हो क्या रही थी? बात ये हो रही थी कि एक प्रेसिडेंट जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो जंग को रोकना नहीं चाह रहे हैं. तो उसमें एक प्रेसिडेंट जो है वो ज़ेलेंस्की जंग को रोकना नहीं चाह रहे हैं और यूरोपियंस जंग को रोकना नहीं चाह रहे हैं, और एकदम से एक बहुत अब्रप्ट शिफ्ट हुई है. और यूएस में एक ऐसा जो है वो गवर्नमेंट आ गई है जो इस जंग को रोकना चाह रहे हैं और अपनी जो पिवट है वो शिफ्ट करके एशिया की तरफ लाना चाह रहे हैं. और सवाल यही था ज़ेलेंस्की का भी वहाँ पे, जहाँ पे बात जो है वो हीटेड डिबेट में चली गई कि क्या डिप्लोमेसी से जो है वो रशियंस को रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है. और साथ में ये कि मुझसे जिस पैसों का आप बात कर रहे हैं कि मैंने आपको वापस करने हैं, वो ग्रांट है, वो लोन नहीं है. तो इस पॉइंट में तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बिल्कुल ठीक हैं कि अगर एक गवर्नमेंट आपको पैसे देती है कुछ करने के लिए, पहले एक डेमोक्रेटेड जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करती है, उसके बाद एक बंदा इंस्टॉल करती है, रशिया को स्ट्रेटेजिक डिफीट देनी होती है, और उस स्ट्रेटेजिक डिफीट में अगर
एक बंदा अपनी तमामतर परफॉर्मेंस दे के भी नाकाम हो जाता है, तो आप उसे ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे पैसे वापस कर दो, क्योंकि एब्सोल्युटली। जो बाइडेन गवर्नमेंट ने ऐसे पैसे वापस करने की कोई डील नहीं की हुई थी, वो ग्रांट थी। कोई और लोन नहीं एक दे मुल्क रहे जो थे वो ऑलरेडी, उनको। बिल्कुल वो लोन नहीं था, अब गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब अगर यही बात है, फिर तो ट्रंप दुनिया के पूरे प्लेनेट पे हर कॉर्नर में जाके कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने कू प्लान किया था, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, यहाँ पे वॉर ऑन टेरर की थी, यहाँ पे हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो वो सारी वापस करो। तो पॉइंट ये था कि और जिस मिनरल डील की बात हो रही है, ये मिनरल्स जितने भी हैं वो इस वक्त हैं ही रशियन ऑक्युपाइड एरियाज में। और ये मिनरल डील ऑलरेडी ब्रिटिश जो 100 years ऑफ एग्रीमेंट है उसमें हो चुकी हुई है। कियर स्टार्मर ये डील जो है वो कर आए हुए हैं, और इसके अंदर लोकल ओलिगार्क और पार्टीज भी शामिल हैं। तो ये डील भी एक फसाद है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ज़ेलेंस्की और यूरोपियन जो उसके एलाइज हैं, जो कि इस रूसोफोबिया की वॉर नैरेटिव से पीछे नहीं हटना चाह रहे और जस्टिफाइबली नहीं हटना चाह रहे, क्योंकि वो इसमें इतना ज़्यादा आगे जा चुके हैं। अब क्या 180 का शिफ्ट वो कैसे ले सकते हैं कि जी रातों रात वो कह दें कि जी हमें अब अमन चाहिए और हम इस जंग को, जो कि पहले वो मानते नहीं थे, ये यूक्रेन और रशिया की वॉर है, राइट। और हम जैसे लोग जो हैं वो पिछले स्टार्ट होने से लिखते चले आ रहे हैं कि ये वॉर जो है वो रशिया और नेटो की वॉर है। फाइनली साबित हुआ कि जी ये वॉर यूक्रेन और रशिया की नहीं थी, ये ब्रॉडर वेस्ट और रशिया की वॉर थी, और अब ब्रॉडर वेस्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है और राइट। ज़ेलेंस्की उसका विक्टिम है। दैट ब्रिंग्स मी कि टू अ अब वेरी मैं क्या इंटरेस्टिंग करूं? पॉइंट जो डॉक्टर शाजिया कह रही हैं, मैं उसी बात को आगे बिल्डअप की आपके साथ एम्बेसडर नगमाना, कि दिस इज़ नॉट द वे कि पहले तो आप एक जगह पे पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल करते हैं, अगर इन्वेड नहीं कर सकते बिकॉज जियोग्राफिकली पॉसिबल नहीं है, तो आपने वहाँ पर पंप कर दिए डॉलर्स इतने ज़्यादा, और जितना एमुनेशन सपोर्ट दे सकते थे वो सब दिया, एक वॉर क्रिएट की, और ऑल ऑफ अ सडन आपके मुल्क की पॉलिसी बदल गई। तो एक तो अब आप पैसे वापस मांग रहे हैं, दूसरा द बिगर क्वेश्चन इज़ कि इज़ दिस हाउ यू ट्रीट योर एलाइज। ये तो हमने देखा है माजी में कि जहाँ भी इन्वेड किया यूएस ने, उनको कैसे अबैंडन करके वहाँ से निकले हैं। अफगानिस्तान की बड़ी रीसेंट मिसाल हमारे सामने है। लेकिन यूरोपियन एलाइज, उतनी उनके साथ हिस्ट्री है डिप्लोमेटिक टाइज की, वेरी क्लोज डिफेंस रिलेशंस, उनको आप ऐसे अबैंडन करते हैं। इज दिस द मैसेज? देखिए, ये इट हैज टू बी सीन इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट. The way Mr. Trump has behaved with Zelensky, it's absolutely not the diplomatic norm. But you have to understand that it's a message loud and clear, not only for Zelensky, but also for their allies who are now beginning to sort of look for other options. यूरोपियंस कितने अरसे से कह रहे हैं, अब खासतौर पे मैक्रोन ने तो कई दफा कहा है कि इट्स टाइम कि यूरोप को अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस उसकी होनी चाहिए। और उन्होंने ऑलरेडी, ट्रम्प साहब ने तो यूरोपियंस को कहा है कि जी आप अपनी सिक्योरिटी को फॉर ग्रांटेड ना लें। एंड दूसरा, अगर आप इसको देखें तो दिस इज ऑल्सो one of the ways of a great power who is used to being a superpower, used to having his weight thrown around, is being very seriously challenged by China. और लोगों का जो एक nations का, including European nations, are looking for options and they are looking at China. इसीलिए देखिए, जब से ये यूक्रेन का सिलसिला शुरू हुआ था तो यूरोप का पॉइंट ऑफ व्यू इस पे थोड़ा सा डिफरेंट था। यूरोप हमेशा से ओपनली ना भी कहे तो इंटरनली और प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में हमेशा उन्होंने ये बात कही है कि इट्स अ रॉन्ग वॉर, ये वॉर हमें स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए। एंड वी पुश, वो बेशक कहते रहे, लेकिन हमने देखा है कि चाहे अफगानिस्तान में होने वाली वॉर ऑन टेरर हो, चाहे हम वर्ल्ड वॉर 2 पे चले जाएं, उसके बनने वाले ग्लोबल अरेंजमेंट को देख लें, जो भी ग्लोबल लीडरशिप जिस तरीके से फॉर्मुलेट हुई, उसके बाद जिस तरीके से कोल्ड वॉर एंड हुई, इस सब में यूएस एंड यूरोप दे वर प्रीटी मच ऑन द सेम पेज। तो अगर अभी एकदम से उनके स्ट्रेटेजिक जो डिजाइन्स हैं वो चेंज हो गए हैं, तो उसकी प्राइस किसने पे करनी है? देखिए, उसकी प्राइस जो है वो अल्टीमेटली तो अभी यूएस के एलाइज करेंगे इफ दे आर नॉट एबल टू put their economies in a position of strength